हम पतंजलि योग दर्शन कर रहे हैं। अभी तक हमारे 22 एपिसोड हो चुके हैं। एस्टिमेट के हिसाब से तो अभी हमारा ये 23वां एपिसोड जो था वो प्राणायाम के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया कि अभी यहाँ पे Q&A सेशन कर देते हैं। जो अभी तक हमें अलग अलग जगह से कुछ सवाल आए हैं, हम उसको इस सवालों के ऊपर रिस्पॉन्ड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो कई बार मैं अपनी तरफ से कुछ बोल देता हूँ, लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए उस सवाल की गहराई से जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। हम बार बार पतंजलि उपनिषद में कहते आए हैं कि सवाल कीमती होते नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जब आप जवाब देते हो तो उससे कीमती हो जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम सवाल को जवाब से सवाल ही नष्ट कर देते हैं। जैसे भगवान है, हाँ है या नहीं है, जानने की जो गुंजाइश थी ना, इससे वो ख़त्म हो गई। तो अगर हाँ कह दो कि भगवान है, मैं कई बार बोलता हूँ थीस्ट और अथीस्ट दोनों ही एक जैसे हैं। एक ने बिना जाने मान लिया, दूसरे ने बिना जाने नकार दिया। तो सवाल जो है वो जानने के लिए होते हैं, क्वेस्ट, जिज्ञासा। भारत में जिज्ञासा का ज़्यादा मोल है, जवाबों का मोल नहीं है। तो मैं भी क्या करता हूँ कि अभी एक बार हमने पाँच सवाल लिए हैं। मतलब ब्रॉड सवाल तो ज़्यादा है, लेकिन ब्रॉडली हम उसको 5 कैटेगरीज में हम कर सकते हैं। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि अभी आप डिसाइड कर लेना कि आपको ये Q&A सेशन सुनना है कि नहीं सुनना। अगर आपको लगेगा कि आपके इंटरेस्ट का भी है तो आप सुन सकते हो, लगेगा कि इतना तो पता ही है तो फिर नहीं सुन सकते। दिस इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है कि मैं रोज़ योग प्रैक्टिस करता हूँ, आई प्रैक्टिस योग डेली एंड आई वॉज अ टीचर ऑफ योग, बट नाउ योग इज़ गेटिंग यूज टू विद माई सिस्टम या फॉर माई सिस्टम। मतलब मैं योग का टीचर हूँ, मैं योग करता हूँ कई सालों से, और अब जो है वो योग मेरे को उस तरह का फ़ायदा नहीं देता जैसे पहले देता था, क्योंकि अब जो है वो योग जो है एक सवाल के अकॉर्डिंगली मेरे सिस्टम को साथ में हो गया, यूज टू हो गया। तो हम इसके ऊपर एक थोड़ी सी अपनी प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्शन, जवाब तो नहीं होते, रिफ्लेक्शन ही कह सकते हैं हम, ना, वो दे देंगे। थोड़ा सा इसको जानेंगे अच्छे से कि ये सवाल कहाँ से आया है और इसका जवाब नहीं, मतलब इसको समझना कैसे है, इस सवाल की गहराई को कैसे समझे, है ना। दूसरा है जिसको हम तपस के अंदर अंदर समझ सकते हैं। सवाल ये है कि जैसे हमने एक वीडियो में बोला था कि तपस जो है वो ये नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो और काम करते करते आपके मन में एजिटेशन आ गया कि यार मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ और ये हो नहीं रहा, और यह 6-7 साल के से एक काम को करने में चिड़चिड़ापन बना लिया अपने आप में, और बोले कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, ये तपस है, तो ये तपस नहीं है। तो इसी से सवाल जो पैदा हो रहा है, सवाल बड़ा अच्छा लगा मेरे को, क्या बोलता हूँ मैं अपनी भाषा में, कीमती सवाल है। सवाल यह है कि कीपिंग आवर एफर्ट्स इन गुड कॉज with a basic acceptance that we may not get the results is also tapas, क्वेश्चन मार्क। कि अपने एफर्ट्स जो हैं, जो अपनी कोशिश जो है वो एक ही काम के लिए उसको हम डिज़ाइन करते हैं, और ये एक्सेप्ट भी कर लें कि शायद ये चीज़ नहीं भी हो सकती, तो क्या ये भी तपस है। मतलब थोड़ा सा लूजली समझ लेते हैं कि मैं काम करता रहा हूँ, करती रही हूँ, करता रहा हूँ जो भी, और काम करते करते मुझे ये भी पता कि काम होगा नहीं, और फिर भी मैं उसको कर ही रहा हूँ, क्या ये तपस है। ये इसको समझने का सवाल कीमती, मैंने जैसे बोला। एक सवाल आगे है, वो 2 सवाल हैं वैसे तो, 2 या 3 बना लीजिए इसको, लेकिन अहिंसा के अंदर हम मोटा मोटा उसको रख सकते हैं। सवाल ये है कि जैनिज़्म में क्या करते हैं कि वो पाँव में चप्पल नहीं पहनेंगे, या फिर अपने मुंह को ढकते हैं कि किसी, या रात को पानी नहीं पीते, कोई अगर उसमें जीव गिर जाएगा तो, मतलब अहिंसा को वो जिस लेवल तक लेके गए हैं। तो क्या ये, मतलब इसको अहिंसा के मायने में कैसे देखें, दिस इज़ द आइडिया, क्वेश्चन का आइडिया ये। तो इसके ऊपर हम एक बात करेंगे।
और दूसरा ये भी है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से नफ़रत नहीं की, लड़ाई नहीं की, तो क्या मैंने अहिंसा साध ली है, ऐसा समझा जाए? ये भी बड़ा खास सवाल है। तो ये 2 सवाल जो हैं वो अहिंसा के अंदर आ जाएंगे। अगला सवाल है कि यम जो है, मान लीजिए कि मैं योग का कभी किसी के पास सीखने नहीं गया, कोई प्राणायाम, कोई क्लासेस, कोई ऑनलाइन क्लासेस, कोई कुछ भी नहीं किया कभी भी, लेकिन योग का आइडिया मेरे को पसंद आ गया। तो जैसे हम बात करें कि पहले दिन ही, जैसे आपने सुना होगा कि नहीं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि जब योग में जो आसन है वो तीसरा पड़ाव है, तो जब हम पहले दिन या 1 महीने बाद या 2 ही महीने बाद सीधा जाके बिना यम को समझे, बिना नियम को समझे या बिना यम को अपने जीवन में उतारे, जबकि योग अनुशासन, अतः योग अनुशासनम, कि योग जो है वो अनुशासन है, ये समझने की बात भी नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यम को बिना समझे और बिना जीवन में उतारे इसका अनुशासन बनाए और नियम का अनुशासन बनाए बिना, जब आप डायरेक्टली आसन करोगे तो आसन से आपका मन भटकना स्वाभाविक है। तो इससे सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर मैंने जीवन में हम मान गए कि यम ही ज़रूरी है, अगर पतंजलि ने पहला दे दिया तो पहला ज़रूरी ही होगा ना, तो हम मान गए कि यम ज़रूरी है, यम के बाद हम नियम पे जाएंगे, फिर आसन पे पहुंचेंगे। दिस इज द जो पतंजलि द्वारा निर्धारित रास्ता है, हम उसको ही फॉलो करना चाहते हैं। तो फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट यम कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ये सवाल बड़ा अच्छा है। तो ये है 5-6 सवाल जो हम अभी तक करेंगे इस एपिसोड में, इसके ऊपर जवाब देंगे। बाद में हम अगले एपिसोड में जो 23 या 24 बनेगा, एपिसोड 23 बन जाएगा, बीच में हमने Q&A घुसा दिया। तो ये है अभी तक का हमारा एक ब्यौरा, ठीक है। तो आप अब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सवाल को समझने में, हम सवाल ही समझेंगे। देखो, हम ये कोई कट्टरपंथी नहीं है कि हम रास्ता दिखा दें कि आपको, अगर आपने मेरे यहाँ से नामदान लिया तो आपको यही बोलना पड़ेगा। ये इस तरह के मैं कुछ नियम नहीं दे रहा यहाँ पे, हम सीखने के लिए, यानी ज्ञान वल्लभ चैनल का नाम, तो हम हमारी आँख ज्ञान के ऊपर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ये नहीं बनेंगे इस तरह के कपड़े, संडे की मेडिटेशन, ये नहीं करेंगे यार। तो हम सिर्फ समझेंगे सवाल। तो पहला सवाल जो है उसके ऊपर हम रिफ्लेक्शन करेंगे कि आई प्रैक्टिस योग डेली, वही कि मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ योग का, और कई सालों से कर रहा हूँ और सिखा भी रहा था। तो अब मेरे को ये यूज्ड टू हो गया है। तो मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या ये संभव है कि नहीं, हम ये जानेंगे। तो ये सवाल आता है योग की डेफिनेशन को समझने से, कि अगर आप योग को फिजिकल एक्सरसाइज समझोगे तो योग यूज टू हो सकता है आपको। मतलब आपको लग सकता है कि रोज ही मैं ये सर्टेन प्राणायाम, शवासन, जो लोग आपने देखा होगा कि जो लोग शवासन करते हैं ना, वो शवासन अब नहीं कर रहे, अब वो उनका नैप टाइम हो चुका है। तो मैं कई बार पूछता हूँ और इसका जवाब मेरे को मिलता नहीं। पोस्चर छोड़ दो कि आप इस तरह सीधे लेटे, चित्त लेटे हो एकदम, मानसिक रूप पे मुझे ये समझा दीजिए कि निद्रा में और योग निद्रा जिसको आजकल बोलते लोग, निद्रा में और जो मैं शाम को थक के सो जाऊंगा उस निद्रा में, दोनों में फ़र्क क्या है? मतलब उसको हम योग निद्रा क्यों मतलब सवाल ये है कि एक मेरे जैसी साधारण निद्रा को योग निद्रा कह दिया जाए, इसके लिए मेरे पोजीशन, पोस्चर से सीधा चित लेटा नहीं हूँ मैं बस। और ये सुबह का समय नहीं है, ये शाम का समय नहीं है, कुछ लोग शाम को भी योग निद्रा करते हैं, ये वो समय नहीं है। या गुरु जी का कोई फोटो, मंत्र कुछ नहीं चल रहा, तो किस तरह से ये पता लगेगा कि ये निद्रा है या योग निद्रा है? मोस्टली निद्रा ही होती है। लेकिन ये सवाल से हम ये समझेंगे कि योग की डेफिनेशन क्या है। योग मतलब, अगर आपको यही
लेटना सिखा दिया गया है शवासन का नाम देकर, सांस का कुछ प्राणायाम सिखा दिए गए हैं और योग इसको समझ रहे हो, तो ना यम हुआ, ना नियम हुआ, ना आसन, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार जो भी है। तो ये 8 स्टेप्स अगर नहीं कर रहे तो आप योग का कुछ छोटा रूप कर रहे हो। तो इसकी जो है वो यूज टू इसके आप हो सकते हो फॉर श्योर, और लोग यूज टू हो चुके हैं इसके, और इसी में ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें कि मेरी टांग सर के ऊपर रखी जाती है, आपकी रखी जाती है कि नहीं, अच्छा मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। तो योग को जब अमेरिका के हाथ योग लगा तो अनफॉर्चुनेटली हम योग को देखने लग गए एज अ फिजिकल थिंग, जबकि पतंजलि का योग दर्शन है वो मानसिक है। हठ योग में समझा जा सकता है कि उसमें जो प्रबल है, जो 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 फ्रंट फुट पे खेल रहा है वो फिजिकल योग है, लेकिन सटल फॉर्म में उसके पीछे मानसिक जो एम है उसका वो मानसिक ही है। लेकिन जो पतंजलि की योग में जो फ्रंट फुट के ऊपर है वो वाला योग शारीरिक नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल कह देना ठीक नहीं है शायद, पैरासाइकोलॉजिकल, ये नई टर्म है, इस तरह कुछ, दिस इज बिगर टर्म देन साइकोलॉजी। तो इस तरह से कुछ आप उसको समझ सकते हो। तो योग तब ही आपको यूज टू होगा, योग तभी आपको साथ में होगा जब आप योग नहीं करें, योग के नाम पे शारीरिक कुछ क्रिया कर रहे हो। लोगों को जिम भी साथ में हो जाता है, लोगों को खाना अगर विरुद्ध खाते हैं तो उनको साथ में हो जाता है। जो लोग रोज़ ड्रिंक करते हैं तो उनको ड्रिंक जो है, अब वो उनको जो अल्कोहल है वो जितनी पहले दिन पिया था और जो हालत उनकी पहले दिन हुई थी, अब उससे डबल पीकर भी पहले दिन से कम ही हालत ख़राब रहती है। तो अब उनको साथ में हो गया। पहली बार जब कभी आपने कॉफ़ी पिया होगा तो जो करंट आपकी बॉडी में दौड़ा होगा, अब अगर रोज़ पी रहे हो तो आप बस एक्टिव ही हो पा रहे हो, काम कर रही है कॉफ़ी, लेकिन पहले जैसे दिन वाला चमत्कार नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें तो साथ में हो सकती हैं। तो जब आपको योग साथ में हो गया, जब आपको योग यूज्ड हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका योग पूरा का पूरा फिजिकल था, इसमें मेटाफिजिकल का अंश था ही नहीं, शुरू ही नहीं किया गया। तो ये है इसके ऊपर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो है सवाल वो ये था कि तपस, हाँ, कि हम कुछ काम करते रहे, हम एफर्ट कर रहे हैं और हमें पता भी है कि ये नहीं होगा, तो भी ये तपस्या क्या? इसको ध्यान से समझिए। मैं कोई काम कर रहा हूं, कोई भी ABC, और मेरे दिमाग में ये है कि इससे टेक्निकली मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे उस चीज़ की चाहत नहीं है, तो ये सवाल भी तभी पैदा होगा जब हमें उसके रिजल्ट की चाहत है। ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि सवाल जो है वो, इसको सवाल में ही जवाब छिपा है। कि जब मैं ये बोलता हूँ, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि किसी चीज़ को आपको डिटेल में समझना है, जैसे आपको यही समझना कि अकर्मस्य भाव क्या है। तो अकर्मस्य भाव का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं माली हूँ तो मैं फूल जो है वो पानी दे रहा हूँ उसको, और लेकिन मेरे मन में उसके फल की इच्छा नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी मोहब्बत ही फूल से है। फ्रूट में और मे नॉट हैपन, फ्रूट अगर हो जाए तो अच्छा, नहीं भी होगा तो भी अच्छा। मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बताना पता नहीं कैसा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मुझे आइडिया आया दिमाग में, मैंने उसको लिख दिया बुक में। लिखना ही मेरा आनंद है ये। और इस फ्रीडम तक पहुंचने के लिए जो आपको करना पड़ेगा, दैट इज तपस। आपको इससे मिलने वाली चीज़ों से आसक्त रहना पड़ेगा। और जब आप आसक्त बाय द विल, बुद्धि से आसक्त हो रहे, तो आप आसक्त नहीं हुए, आपने सिर्फ आंख बंद की है। और आंख बंद करके भी आपको पता कि सामने क्या था, क्या देख के बंद किया मैं। ये बड़ा मतलब खुशबू को हाथ में पकड़ने जैसा जवाब है इसका, कि इसको पकड़ने के लिए आपके पास कुछ ठोस चीज़ नहीं है जो आपके हाथ लगी। मैं कई बार, देखो इसको समझ के देखो जरा, कि हालांकि यहाँ पे एकदम रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फूल की बात करते मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप किसी फूल के पास खड़े हुए
आपको लग रहा है कि इस फूल को तोड़कर मैं अपने गुरुजी के चरण में रख दूं तो कितना अच्छा, कितना धार्मिक काम होगा ये। फूल इस तरह से नहीं सोच रहा। फूल अपने यौवन के चरम अवस्था में है, अब इससे फल पैदा होने वाला है, तो आपने उसको उसी समय तोड़ दिया और गुरुजी ने इसकी पूरी माला बना लिया। गुरुजी का जन्मदिन है और फूल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर। आपको लग रहा है कि धार्मिक कार्य है। फूल की तरफ से देख के देखो तो इट इज लाइक यू डेवेस्टेटेड अ वुमेन जो कि अभी बर्थ के बिल्कुल पास थी। आफ्टर ऑल एक प्लांट का जो है वो फ्रूट इज द अल्टीमेट गोल, एंड आपने उसको उस अवस्था में तोड़ा जिसकी अगली अवस्था फल था। ये किस तरह की है ना, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप इसके साथ सहमत हो या नहीं सहमत हो। मेरा सिर्फ इतना आइडिया है, सोच तो सकती हैं कि क्या आपको लगता है कि फूल को, जब फूल खिला हुआ है एकदम और उसको फल होने से पहले तोड़ देना, ये हिंसा नहीं है क्या? आप हमारी मेरी तरफ से तो हिंसा नहीं है, आपकी तरफ से भी हिंसा नहीं है। बस मुझे ये सोच के बता दीजिए कि क्या प्लांट ये कह सकता है? छोटे प्लांट को अगर आप कोई तोड़े, हालांकि वो भी हिंसा ही होगी, लेकिन उस हिंसा को माफ किया जा सकता है। लेकिन जब आप फूल तोड़ रहे हो कि जिस अब प्लांट ने कितनी देर खुद को सींचा, खुद को बड़ा किया, फूल पैदा किया, और अगली ही स्टेज में उसको फल लगना, और आपने तोड़ के गुरु जी के ऊपर फेंकने लगे। आज गुरु पूर्णिमा है तो, और आपके गुरु, आप तो चलो साधारण हो, गुरु इसीलिए गुरु होना चाहिए ना कि उसको ये चीज़ें समझ आनी, जो हमें नहीं देख पा रहे वो गुरु को दिखनी चाहिए ना। तो उसको नहीं लगना चाहिए कि कितने फूल फेंक रहे हो, तो ये है ना, आपने कितने यौवन से भरे हुए प्लांट सिर्फ फूल को ही फल में कन्वर्ट कर सकता है, वो पत्ते को नहीं कर सकता कन्वर्ट। इट इज़ लाइक रिमूविंग द यूट्रस ऑफ अ फर्टाइल वुमेन। इट इज़ दैट मच एरोगेंट टू मी। इट इज़ दैट मच, मतलब इतना दुख देने वाली चीज़ है अगर आप उस एंगल से देखो तो। सो दिस इज द थिंग कि जो चीज़ आपको ये बोल रहे हो कि एक तरफ से आपको लग रहा है कि ये धार्मिक कार्य है, ये बड़ा सेलिब्रेशन वाला दिन है, आपने कितना पुण्य कमा लिया, थाली सजा के लेके गए पूरे फूलों से। सिर्फ आपको पैराडाइम शिफ्ट करना और आपको नरेशन द किस तरफ से स्टोरी सुनाई जा रही है, बस आपको वो बदलना है, और पूरा का पूरा सीन जो है, जो अभी एक सेकंड पहले धार्मिक था, अब वो हिंसक हो गया। तो जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर इस तरह से नहीं सोच सकेंगे कि ये अहिंसा, ये यम, ये हमारे लिए नहीं है शब्द। फूल के पास बैठना और भूल जाना कि फूल में फल होगा, फूल की खूबसूरती को, फूल लगे हुए, पेड़ के साथ लगे हुए को निहारना ही यम है। दिमाग में ख्याल भी ना आए कि इससे फल पैदा होगा, ना ही तोड़ने का ख्याल आना चाहिए। तो इस मोहब्बत से अगर आप किसी प्लांट के साथ पास बैठोगे ना, तो प्लांट में फल पक्का ही होगा, लेकिन चाहत फल की नहीं है। और जिस दिन आप फल की चाहत कर लोगे, तो दिस इज द ग्रीड विच इज बीइंग प्लेस्ड हियर। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पैराडॉक्स। जब आप सुख चाहते हो, साइकोलॉजिकली वी कैन से, जब हम सुख चाहते हैं, एक्चुअली हम दुख चाह रहे होते हैं। जैसे हमारे पास फिजिशियन है, तो पेशेंट आएगा कोई कि एज मेरी 60 साल है जी, तो मुझे काम इच्छा नहीं होती, सेक्स का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मन में, तो बोलेंगे तो छुटकारा हो गया ना। तो नहीं, दवा दो जिससे इच्छा बन जाए, फिर दूसरी दवा दो जिससे शक्ति आ जाए, काम शक्ति। तो मांग वो एक तरह से देखा जाए तो सुख रहा है अपनी तरफ से, लेकिन वो दुख ही मांग रहा है। इसी तरह जब आप जो भी आप डिमांड कर रहे हो लाइफ से, मांगा तो सुख जा रहा है आपकी नज़र से, लेकिन इवेंचुअली इट विल टर्न आउट टू बी अ सीड ऑफ ग्रीफ फॉर यू, दुख का कारण हो जाएगा। तो ये है सेकंड क्वेश्चन के ऊपर समझ, अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा डायरेक्ट तो नहीं, मेरे को लगता है कि आप, मैं इसलिए बोला था ना कि हम क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, आंसर इसमें पैदा हो जाए। आंसर छिपा है इसमें, जैसे सीड में पेड़ छिपा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना उसको सींचना पड़ेगा।
जैनिज़्म जैसे है वो जिस तरह से अहिंसा प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या उस अहिंसा को अहिंसा कहा, मतलब उस अहिंसा को हम कैसे देखते हैं? देखिए, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि पहली बात तो ये बिल्कुल ही किसी के धार्मिक प्रैक्टिस के ऊपर मैं वो नहीं कर रहा, अपना कमेंट्री नहीं, ना मैं क्रेडिबल हूँ देने के, ना मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि शायद जो महावीर ने अहिंसा बताई थी, ये सभी धर्मों के साथ होता है ऐसे। जैसे किसी भी धर्म में बोल दिया कि गॉड इज़ वन, तो हम मान जाते हैं गॉड इज़ वन, बट वो हमारे वाला है। तो इसी तरह से जब जैसे बुद्धिज़्म में क्या हुआ कि गौतम बुद्ध बोलते कि मेरी मूर्ति नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो किसी भी बुद्धिस्ट में इतने बड़े बड़े उनके है ना प्रतिमा है, अच्छी लगती हैं, लेकिन बुद्ध की टीचिंग नहीं है। या फिर उन्होंने बोला था कि बी लाइट टू योर सेल्फ, अपने लिए खुद ही लाइट जैसे काम करो। लेकिन हम कुछ और सौदेबाजी में पड़ गए, हम दिखाने लग गए, हम उसका बिगड़ के पहले थोड़ा सा, अब तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो है वो अलग अलग हो गया, या फिर जापान में जो बुद्धिज़्म पहुंच गया वो बिल्कुल तिब्बतियन से अपने आप को रिलेट नहीं करता। तो बुद्ध तो एक थे, कितने हीनयान महायान, वो मोटे मोटे गिने तो 32 क्लासेस तो बड़ी बड़ी हैं जो गिनी जा सकती हैं बुद्धिज़्म से। लेकिन एक बुद्ध की 32 क्लासेस कैसे होगी, वही से सवाल है कि जैनिज़्म में जो महावीर की अवधारणा थी इसके ऊपर, अहिंसा के ऊपर, ये उससे बड़ी प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आ गए हम उसको, कि अहिंसा मतलब किलिंग। अभी मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए बोलता हूँ। अहिंसा को समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि व्हेन यू प्रैक्टिकली डोंट एग्जिस्ट, दैट इज अहिंसा। बड़े ध्यान से, मजा आएगा आपको सुनने में। कि आप किसी रास्ते से गुजरे, किसी पेड़ के पीछे बैठे, नीचे बैठे, आपके पास कोई फूल भी खिल रहा है, आपने उसको तोड़ा नहीं गुरु जी के लिए, तो प्रैक्टिकली यू डोंट एग्जिस्ट। प्लांट, ट्री जिसके नीचे बैठे, उसके ट्री के ऊपर दो पंछी बैठे हैं, और आपके आने से, आपके बैठकर विश्राम करने से और आपके उठकर चले जाने से उनको थ्रेट फील नहीं हुआ, और ना ही आपके आने से उनका जो पीसफुल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको छेड़ा नहीं आपने। हम कहीं जाते हैं ना, तो हमें देखकर ये पंछी वंछी उठने लग जाते हैं एकदम कहीं से भी, तो इट मीन्स कि मेरी प्रेजेंस में मेरी ईगो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरी प्रेजेंस से वो पंछी उड़ने लग गए। आई एम अ थ्रेट टू दोज बर्ड्स व्हेन प्रैक्टिकली आई डोंट एग्जिस्ट। फिजिकली आई एम एग्जिस्टिंग, बट मेरी एग्जिस्टेंस से किसी और की एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम ना। अभी यही तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी इसको फैमिली में लेके देखो, घर में जो बुजुर्ग आदमी होगा ना, तो टेक्निकली ही इज बिकमिंग डे बाय डे पावरलेस। वो दिन ब दिन उसकी पावर कम हो रही है, और इस पावरलेसनेस को एक्सेप्ट करने के बजाय वो क्या करेगा, सबको टोकना शुरू कर देगा। तो टेक्निकली ही इज ट्राइंग टू लिव विद हिज ईगो, वो जीने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़े हो जाता है। एक्चुअली आदमी तो अच्छे ही थे वो पहले, लेकिन अब वो हिंसक नहीं थे। वो हिंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हर बात के ऊपर उनकी कमेंट्री चाहिए। तो इसलिए आप देखा होगा कि जितना छोटा आदमी होगा उसको छोटी छोटी बात का गुस्सा लग जाता है ना। शादी के ऊपर मेरे को किसी ने पनीर का पकौड़ा नहीं दिया तो मैं गुस्सा कर गया हूँ। इस तरह से जितने छोटे हो जाएंगे उतनी छोटी बात आप किस चीज़ के ऊपर लड़ रहे हो, इससे आपकी एग्जिस्टेंस, इससे आपका लेवल समझ आता है। तो अहिंसा जो है वो उसको समझने के लिए देखो कि जब आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे, टेक्निकली व्हेन यू डोंट एग्जिस्ट, जब आप एग्जिस्ट नहीं करें तभी आप अहिंसा को बड़े ऊंचे लेवल, आप घर में आए, घर से गए, आपके आने से कोई डरा नहीं, आपके आने से कोई चौंका नहीं, जो कोई काम कर रहा है वो अपनी तरह। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, हम में है नहीं है। घर में जब कोई हेड ऑफ द फैमिली, चाहे फादर है, कोई बड़ा भाई है, जब घर में आएगा तो सभी उसके आने से पहले खुद को रीअरेंज कर लेते हैं किसी सर्टन वे में। ये हिंसा ही तो है। जब मैं कई बार बोलता हूँ कि जब आपका बच्चा कैसे जाने कि आप अच्छे पेरेंट है कि खराब पेरेंट है, तकलीफ पड़ने पर
जब आपका बच्चा आपकी तरफ भागे, तकलीफ पड़ने पर जब आपका बच्चा आपकी तरफ भागे तो आप अच्छे पेरेंट हो, और तकलीफ पड़ने पर जब आपके बच्चे को ये डबल दूसरी टेंशन हो जाए कि ये बात मेरे घर ना पता लगे, तो आप खराब ही पेरेंट थे। ये बड़ा अच्छा छोटा सा क्राइटेरिया है। जब हर बात कुछ करने से पहले उनको आपका ख्याल आने लग जाए कि यार कर तो देंगे, उनको क्या कहेंगे, इट मीन्स कि देर इज हिंसा गोइंग ऑन, वहाँ पे हिंसा हो रही किसी तरह से, बिकॉज दिस इज द हिंसा ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजिकल हिंसा। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम इस तरह से अहिंसक हो जाएंगे तो घर में लड़ाई नहीं होगी। देखिए जो घर में लड़ाई होती है ना, ये हमें बहुत पीछे एक साइकोलॉजिकल हिंसा पैदा हो चुकी, उसका रूप 3 4 10 साल में बनकर सामने आता है, जिसको हम जो हिंसा हम देख सकते हैं। तो अगर कोई आदमी अहिंसा को इस तरह से समझेगा तो द लाइफ इज पीस। हमें जब ये लगता है कि हमसे तो राय पूछी नहीं गई, ये भी हिंसा ही है, आपसे क्यों पूछी जाए, मतलब है ना, कि जब ये आपका मसला नहीं है तो आपसे राय नहीं पूछनी चाहिए। तो लेकिन हमें क्या कहता है, सब चीज़ में अपनी टांग घुसानी है। देखो अब क्या होगा, एक कोई लेडी है जिसकी बेटे की शादी हो चुकी या बेटे की शादी हो चुकी, दोनों दोनों तरफ से सोच लीजिए, बेटी अपने घर में खुश है। अब उसको किसी भी चीज़ के लिए अपनी माँ से पूछना नहीं पड़ रहा है, या कोई, शी इज़ ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट गर्ल डे बाई डे। अब उसकी माँ को पावरलेस फील हो जाएगा, तो वो क्या करेगी, फ़ोन करके पो करने की पूछने की कोशिश करेगी, ये ऐसे कैसे हो जाता है, तुमने ये कर लेना था, तुमने ये कर लेना था। क्योंकि एक्चुअली अब उनकी वो अब हिंसा को इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे कि उनकी राय भी अब दूसरे घर में भी पहुंचे, जो अपने घर में भी नहीं चली थी। तो दिस इज द वे हाउ हिंसा मैनिफेस्ट इटसेल्फ। इसको इस तरह से समझेंगे, क्योंकि जब आपको ये लगता है कि आपकी राय अपने घर में भी चल रही है, आपकी बेटे की शादी होगी, बेटा भी आपसे पूछ के काम कर रहा है, बेटी भी आपसे पूछ के काम कर रही है, तो इससे आपके अहंकार का जो दायरा है वो बढ़ने लग जाता है। तो हम इसको समाज में एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि हमें इसको टोकने के लिए सिखाया नहीं गया। लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर सब कुछ हमें जैसा माँ बाप ने कहा उसको वैसा का वैसा ही फॉलो करना है, तो धर्म ग्रंथ धर्मशास्त्र की ज़रूरत नहीं थी। धर्मशास्त्र इज़ द गाइडलाइंस जो हम हमेशा फॉलो करेंगे। अगर उस गाइडलाइन के बाहर किसी के माँ बाप पिता बेटा बेटी कुछ भी आ जाए, तो आपको चूज़ करने में कोई डुअलिटी ना बने, तो आपको यू हैव टू चूज़ धर्मशास्त्र। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ धर्म, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द धर्म। जब मैं कह रहा हूँ तो आप किसी धार्मिक प्लेस में किसी प्रीस्ट या किसी इस तरह के आदमी के दिए हुए डोगमेटिक स्टेटमेंट्स को धर्म नहीं समझना। धर्म इज़ द सुप्रीम डिसिप्लिन जो उपनिषद में लिखे हैं या किसी भी होली ग्रंथ में लिखे हैं, दैट इज़ द, उसको प्रचार करने वाले तो हमेशा उसको अपनी तरफ से बायसिज्म करके ही बोलेंगे। तो दिस इज़ द आइडिया। इस तरह से अगर आप हिंसा समझोगे कि कितनी खूबसूरत बात है कि आपने घर में एक अगरबत्ती लगाई, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और आपको उस खुशबू के लिए जगह नहीं बनानी पड़ रही। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे तो फिर मर जाएगी खुशबू। वो उस जगह में वैल्यू ऐड कर रही है। हमें ही इंसानों को ये वहम हो जाता है कि जब तक हमारे लिए लोग चेंज नहीं हो रहे, हमारी प्रेजेंस के साथ लोग हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, शायद हमारी वैल्यू नहीं हो रही। खुशबू की वैल्यू हमेशा ज़्यादा है। अच्छा, आप बैठे हो यहाँ पे और आपको खुशबू नहीं लग जाए, तो आप आराम से जहाँ बैठे हो वहीं पे और अच्छे से सेटल हो जाओगे, और आपको बदबू आएगी तो चेयर उठा के भागोगे बाहर को। तो इसी तरह से जब कोई आदमी की प्रेजेंस में आपको इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट करने पड़ जाएं, तो इट मीन्स कि दैट ऑरा इज़ नॉट, वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसक ही है ना। तो इसको ध्यान से समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट है कि यम कहाँ से शुरू किया जाए। मतलब योग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मान लीजिए मैंने कभी योग किया नहीं और शुरू करना चाहता हूँ, तो यम कहाँ से शुरू किया जाए। यहीं से शुरू कर लीजिए जो हमने बोला अभी। ट्राई टू डू योर लाइफ इन
try to live your life in such a graceful way that you technically don't exist. गायब हो जाइए। पहला यम यही है कि जब आपको दूसरों की तारीफ की ज़रूरत ना पड़े खुद की काबिलियत साबित करने के लिए, जब आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ कहा था तो मान ही नहीं गई बात, या आपने कुछ कहा तो वो बात गलत साबित हो जाए, तो हो सकती है ना। जब आपने कुछ आप कहीं कुछ कोई बात बोलते तो आपके कहे कि एकदम विरुद्ध कोई काम कर ले। फॉर एग्जांपल, आपने बोला किसी को कि लाल रंग मत पहना कर, तो वो आदमी चिढ़ के रोज लाल रंग पहनने लग जाए, तो आपको 1 सेकंड 1% का भी तकलीफ ना हो इसमें। ये कितना, इसी से अहंकार की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यम, ये पहला यम यही है कि ट्राई टू लिव द लाइफ जो कि बड़ी कन्फाइंड है आप ही तक। आप अपना फैलाव किसी के ऊपर थोप नहीं रहे, आप अपने रंग में किसी को ढालने की कोशिश नहीं कर रहे। और अब जब आप, अच्छा इससे क्या हो जाएगा आप सोचो, तो इससे चलो हो जाएगा, तो ये यम कैसे हो गया? क्योंकि जब आप अपना फैलाव दूर दूर नहीं फैलाओगे, तब आपकी जो एनर्जी है वो अक्यूमुलेट होगी इनसाइड योर ओन आइडेंटिटी, तब उसमें गहराई बननी शुरू हो जाएगी। हम इसलिए तो उलझ जाते हैं कि एनर्जी तो सुबह होती है, किसी के बारे में कुछ बोलने लगे, सोचने लगे कि मेरी बात कैसे पूरी हो जाए, मैंने उसको ये बोला था, उसने किया कि नहीं किया, नहीं किया तो गुस्सा लग जाएगा। या अहिंसा, जैसे मैंने बोला, अहिंसा को समझ लीजिए। अहिंसा को इसी तरह से समझिए कि ये बड़ा टफ थिंग है कि एक बाग में बैठे हो और आपके बैठने से कुछ भी नहीं बदला। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? और शायद आपको इसको मानने में भी तकलीफ होती हो, क्योंकि हम तो इस दुनिया में रह रहे हैं ना जिसमें लगा कि आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए बहुत बड़ा। और इसी से जो मैंने पहले बात किया उसका जवाब भी निकल जाएगा कि जिस दिन आप नानक जैसे, जिस दिन आप महावीर जैसे, जिस दिन आप मतलब नागार्जुन जैसे, जिस दिन आप इन 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 वो क्या जिन्होंने लिखी है शकुंतला, बड़ी अच्छी है वो एक पोइट्री, कालिदास, यस शायद, हाँ कालिदास, जिस दिन आप इन लोगों जैसे खुद में गहर डूब जाओगे और किसी के ऊपर अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करोगे, उसी दिन ही लोग आपकी बात मानेंगे। इट इज़ सच अ पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप। ये जिंदगी का जो गणित है इतना इजी नहीं है कि 2 × 2 4। हम जो गणित है वो जिंदगी में भी लगाते हैं कि अगर, अभी इसी गणित का मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले आपको ये समझने में तकलीफ हुई कि सुख की चाहत करेंगे तो सुख ही मिलना चाहिए, दुख क्यों मिल रहा है? तो लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ आ गया कि अच्छा जैसे हम सुख की चाहत करते हैं तो दुख मिलता है। तो अब यहाँ से आपने फिर गणित लगाया, अच्छा इसका मतलब ये है कि जब हम दुख की चाहत करेंगे तो सुख मिलेगा क्या? फिर हो गए कोड़े मारने शुरू खुद के ऊपर, और कोड़े मार रहे हैं और खून निकल रहा है और लोग चरण छू रहे हैं आपके। एक लेडी है जो बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे को मर्द जात से नफरत है, विद दिस थिंग, अगर मर्द मुझे छुएगा तो मैं पोल्यूट हो जाऊंगी। तो मुझे ऊपर निगाह घुमाकर बताइए, कहीं से भी कौन सी देवी अपनी जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देती है या पोल्यूटेड नहीं थी? अगर इसको पोल्यूटेड बोलना है तो ये भारत की जो, हमने ये भी वेस्ट से सीख लिया। उनकी जो मैरी है ना वो वर्जिन है। हमारे यहाँ पे ना, हम तो है ना, हमारे यहाँ पे गृहस्थ को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो लेकिन क्या है कि भी हर चीज़ वेस्ट से लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको समझने का तरीका यही है कि अगर आपको ये समझना अच्छे से बात कि जब आप खुद को दुख में रखोगे तो सुख मिल जाएगा। जब आप इस तरह की कैलकुलेशन मारोगे तो भी आप चूक रहे हैं, क्योंकि जब आप दुख एक्सपेक्ट कर रहे हो टेक्निकली उसके पीछे सुख ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने कैलकुलेशन क्या लगाई हुई है कि दुख को चाहूँगा तो सुख मिल जाएगा। तो एम क्या है? अभी भी सुख ही है। तो इतना सरल नहीं है इसको कैलकुलेशन समझना। जब आप टेक्निकली सोचोगे कि मुझे कबूल है, लेकिन ये काम करना है धर्म के लिए, ये काम करना है फॉर द ड्यूटी सेक। धर्म जब मैं कह रहा हूँ, मैं रिलीजन नहीं कह रहा, ड्यूटी सेक, पुरुषार्थ के ऊपर बात करेंगे कभी। लेकिन
दिस इज़ व्हाट द आइडिया इज़। तो इसको समझने में भी, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा नहीं हूँ मैं कि इतने बड़े बड़े टॉपिक एक ही घंटे में, आधे घंटे में समझा दिए, लेकिन आप अगर एक ही झटके में बात सिखा दी जाए तो हम इतने बड़े बड़े उपनिषद वेद ग्रंथ नहीं लिखते। अब आपको मुझे सुनने में, अब मैं ये नहीं कहता कि मेरे को, मैं जब बोल रहा हूँ मुझसे एग्री किया जाए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ इसको क्रिटिकली सोचो, बिना अपने प्री आंसर के साथ। तो फिर आप इससे एक स्तर नीचे जाओगे, वहाँ से फिर नए क्वेश्चन आएंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये गहराई खुदाई जो है वो चलती रहनी चाहिए, एक दिन पानी का चश्मा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात अपनी तरफ से तो रखी है। अगर कोई भी डाउट होगा फिर से बात कर सकते हैं। थैंक यू।